गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन अमोनियम सल्फेट उर्वरक के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने अमोनियम सल्फेट उर्वरक के बारे में स्टार्ट किया था और आज हम अमोनियम सल्फेट के जो गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अमोनियम सल्फेट के गुण। अमोनियम सल्फेट के जो गुण होते हैं उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले हम अमोनियम सल्फेट के गुणों की बात करें तो देखो बच्चों, अमोनियम सल्फेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होते हैं। ये उर्वरक सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है जो जल के अंदर घुलनशील होता है। वायुमंडल में बच्चों ये बहुत कम मात्रा में नमी को अवशोषित कर पाता है। जल के अंदर घुलनशील है लेकिन वातावरण में उपस्थित जो नमी होती है उसको बहुत कम मात्रा के अंदर ये अवशोषित कर पाता है। यदि हम इसमें उपस्थित नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 20.6% जो होती है वो इस उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती हैं। तो ये कुछ गुण थे जिनको अपन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन नोट करते हैं कि ये सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है बच्चों ये सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ये जल के अंदर घुलनशील पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील पदार्थ होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखने की बात है कि ये जो उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट ये वायु में से अर्थात वायुमंडल में से नमी को अवशोषित नहीं करता है। जल में घुलनशील होने के बाद भी ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित नहीं करता है। वायुमंडल से नमी को अवशोषित नहीं करता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों, ये उर्वरक जो होता है ये नमी को अवशोषित नहीं करता है। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता की बात करें तो बच्चों 20.60% जो नाइट्रोजन होती है वो इस उर्वरक के अंदर पाई जाती है। इस उर्वरक में 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। 20.6% नाइट्रोजन जो होती है वो बच्चों आपके अमोनियम सल्फेट के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद अपन देखते हैं बच्चों अमोनियम सल्फेट की मर्दा अभिक्रिया। देखो बच्चों, अमोनियम सल्फेट जो होता है उस अमोनियम सल्फेट की मर्दा अभिक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये उर्वरक जो होता है वो मर्दा में उपस्थित जो जल होता है उसमें शीघ्रता से घुल जाता है और शीघ्रता से घुलने के साथ ये मर्दा के अंदर अमोनियम और सल्फेट आयनों के अंदर विभाजित हो जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये उर्वरक मर्दा के अंदर घुलकर मृदा में घुलकर NH4+ व SO4-2 आयंस में अपघटित हो जाता है। ये उर्वरक जो होता है बच्चों मर्दा में घुलकर अमोनियम सल्फेट के रूप में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें जो रिएक्शन करके अपन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 जो होता है उसका अपघटन होता है और ये NH4+ व
SO4-2 के रूप में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अर्थात ये जो आयन होता है, जो उर्वरक होते हैं, ये अमोनियम और सल्फेट के रूप में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो सल्फेट आयंस होते हैं, ये सल्फेट आयंस मर्दा में उपस्थित जो कैल्शियम आयन होते हैं, उन कैल्शियम आयनों के साथ जुड़कर कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं और कैल्शियम सल्फेट बना देने के कारण मर्दा के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अर्थात मर्दा कले जो होती है उसमें ये सल्फेट आयंस जुड़कर कैल्शियम सल्फेट बनाने से मर्दा में कैल्शियम आयंस की कमी हो जाती है। मर्दा पर अधिशोषित कैल्शियम आयंस के साथ सल्फेट जुड़कर कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, जिससे मृदा में कैल्शियम आयंस की कमी हो जाती है। कैल्शियम आयंस की कमी मृदा के अंदर हो जाती है क्योंकि ये जो सल्फेट होते हैं, ये आपके मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम आयन है उसके साथ क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं। जैसे बच्चों ये मृदा के ऊपर आपके कैल्शियम जुड़ी हुई है, यदि ये सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो ये क्या बना जाती हैं, कैल्शियम सल्फेट बना देती हैं। साथ में यहाँ पे जो मृदा है उसमें से कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, पहले 1-2 आयंस थे, ये 1 हो गए हैं और ये आपके कैल्शियम सल्फेट बन चुका है। कैल्शियम सल्फेट बनने के कारण मृदा में उपस्थित जो आपके क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित जो आपके आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है। सामान्यतः जो आपके अमोनियम आयंस होते हैं, ये अमोनियम आयंस जो होते हैं वो भी कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसके ऊपर खुद क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसी के साथ मैं लिखता हूँ कि NH4+ आयंस भी मृदा से कैल्शियम आयंस को प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो बच्चों, ये आपके क्या है, मृदा के लिए है जिसके ऊपर कैल्शियम है। यहाँ पे आपके अमोनियम सल्फेट उर्वरक अपन काम में ले रहे हैं। ये क्या होगा, ये आपके इस जो मृदा के लिए है उस मृदा के लिए पे तो चला जाएगा अमोनियम आयन NH4+ और यहाँ पर आपके बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो बच्चों मृदा में घुल जाएगा और मृदा के ऊपर कैल्शियम अमोनियम आयंस आ जाएंगे। इस प्रकार से जो मृदा होती है बच्चों, ये मृदा क्या हो जाती है, उस मृदा के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और मृदा के ऊपर अमोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आपके आगे जो अमोनियम आयंस होते हैं उससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो अमोनियम आयंस होते हैं वो मृदा के ऊपर अधिशोषित हो गए थे। लास्ट वाले स्टेप में अपन ने देखा था कि ये आपके मृदा कोलाइड है, इस मृदा कोलाइड के ऊपर किस चीज़ का अधिशोषण हो गया है, मृदा के ऊपर NH4+ का अधिशोषण हो गया है।
अब देखो बच्चों, आपको पता होगा कि अमोनियम आयंस जो होते हैं, अर्थात जो नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनियम आयंस के रूप में होती हैं, तो पौधे इसे इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसे नाइट्राइड या नाइट्रेट के अंदर बदला जाता है और उसके बाद पौधे इसको ग्रहण करते हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो मर्दा अभिक्रिया पढ़ी है, यूरिया की मर्दा अभिक्रिया पढ़ी है, या फिर आपने अन्य जो एक दो उर्वरक और पढ़े थे उसकी मर्दा अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि अमोनियम आयन जो होते हैं वह नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन दोनों के माध्यम से नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ये अमोनियम आयन जो होते हैं, ये अमोनियम आयन आपके नाइट्रोसोमोनास के साथ उसका ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोसोमोनास के साथ जब इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसे अपन नाइट्रीकरण भी बोल सकते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है, नाइट्राइड बन जाता है आपके। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि ये आपके अमोनियम आयंस है, इसका नाइट्रीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में अमोनियम आयन का क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। इसके नाइट्रीकरण से बच्चों किसका निर्माण हो जाता है, नाइट्राइट NO2 माइनस और जल और नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन है बच्चों, ये क्या है, ये जल है, और ये क्या है आपके, ये है आपके नाइट्राइट। अर्थात अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस का नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में जब नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्राइड बन जाते हैं, और नाइट्राइड के साथ ही आपके जल और नवजात हाइड्रोजन बनती है। ये जो नाइट्राइड होती है बच्चों, इसका पुनः नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। नाइट्राइड जो होती है इसका नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है, और जब इसका नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्राइड का निर्माण हो जाता है। ये किसका निर्माण हो गया बच्चों, ये नाइट्राइड का निर्माण हो चुका है। इसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, नाइट्रेट। और इसे क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं। ये जो नाइट्रेट बनी है इसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। मैं इन दोनों स्टेपों को यहाँ नोट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें अमोनियम आयंस नाइट्रोसोमोनास सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो नाइट्राइड जल व नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में है। सेकंड स्टेप की हम बात करें तो नाइट्राइड नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो, जिसे नाइट्रीकरण भी बोलते हैं बच्चों। नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती हैं और इस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर लेते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो ये बनने वाली नवजात हाइड्रोजन होती हैं बच्चों, ये नवजात हाइड्रोजन जो होती है वो मर्दा पर उपस्थित जो कैल्शियम आयन होते हैं उन कैल्शियम आयन को कैल्शियम आयन जो होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर देती हैं और उसकी जगह पर खुद अधिशोषित हो जाती हैं। कैल्शियम आयनों की पहले ही कमी अमोनियम आयन्स के द्वारा हो गई थी और कमी इस नवजात हाइड्रोजन के कारण हो जाती है, अर्थात मर्दा से कैल्शियम की कमी हो जाने और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण जो मर्दा होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अर्थात इस उर्वरक के प्रयोग से मर्दा कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि यहाँ उत्पन्न नवजात हाइड्रोजन मर्दा से कैल्शियम आयन्स को प्रतिस्थापित कर खुद अधिशोषित हो जाती है, जिससे मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ध्यान रखना है बच्चों, किस प्रोसेस के कारण जो मृदा होती है वो किस प्रकृति की हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। जैसे मैं यहाँ आपको बताऊँ तो ये आपके एक मृदा है जहाँ पर क्या है, आपके कैल्शियम आयन्स हैं। यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन्स आयन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे मर्दा के ऊपर और जो कैल्शियम आयन्स हैं उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे मृदा जो होगी बच्चों वो किस प्रकृति की हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की ये मृदा हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम सल्फेट जो होते हैं उस अमोनियम सल्फेट उर्वरक को कभी भी चूना के साथ अर्थात क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग में नहीं लेते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक को कभी भी क्षारीय पदार्थों के साथ या चूने के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण यह होता है कि ऐसा करने पर जो अमोनियम आयन्स होते हैं वो अमोनिया के रूप में निष्कासित हो जाते हैं, अमोनियम गैस के रूप में मृदा से निकल जाते हैं और मृदा को नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि कभी भी अमोनियम सल्फेट को क्षारीय पदार्थों या कैल्शियम ऑक्साइड जिसे अपन बोलते हैं चूना के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे NH4 प्लस आयन्स NH3 अर्थात अमोनिया के रूप में निष्कासित हो जाते हैं और पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलती है। अर्थात अमोनिया के रूप में अमोनियम आयनों के निकल जाने से मृदा को क्या नहीं मिलती है, पादपों को मृदा से नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि हम इसको अपन क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में यदि हम इसको प्रयोग करेंगे, चूना पत्थर जो होता है तो उससे कैल्शियम सल्फेट जल व यह आपके अमोनियम है और अमोनिया है ये,
और ये अमोनिया क्या हो जाएगी, यहाँ से निष्कासित हो जाएगी, और जो मृदा होगी उसको किसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है आपको कि कभी भी अमोनियम सल्फेट उर्वरक को क्षारीय पदार्थों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अमोनियम सल्फेट के प्रभाव की। अगली हेडिंग है बच्चों अपनी अमोनियम सल्फेट का प्रभाव, फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव। देखो बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर, इसका उसको अपन नोट करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव है बच्चों वो ये है कि ये जो अमोनियम सल्फेट होता है वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस के रूप में देता है। तो जो धान की फसलें होती हैं, धान की फसल के लिए ये उर्वरक उत्तम श्रेणी का होता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन अमोनियम आयंस के रूप में ही चाहिए होती है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि धान की फसल के लिए, धान की फसल के लिए यह NH4+ आयंस देने के कारण उपयोगी है। ये उर्वरक जो है बच्चों धान की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि अमोनियम आयंस जो होता है उसकी पूर्ति इस उर्वरक के माध्यम से होती है और धान की फसल को नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में ही चाहिए होती है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मृदा पर इस उर्वरक के प्रयोग से अमोनियम आयंस अधिशोषित हो जाते हैं और अमोनियम आयंस के अधिशोषण के परिणाम स्वरूप जो आपके मृदा होती है उसमें नाइट्रीकरण के परिणाम स्वरूप नाइट्राइड या नाइट्रेट की पूर्ति हो जाती है। अर्थात इसका दूसरा प्रभाव ये है कि इस उर्वरक से NH4+ आयंस मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं जिसके नाइट्रीकरण से पौधों को नाइट्रेट की पूर्ति हो जाती है। पौधों को किसकी पूर्ति हो जाती है, नाइट्रेट की पूर्ति हो जाती है इसके माध्यम से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खड़ी फसल के अंदर इस उर्वरक को छिड़ककर प्रयोग किया जा सकता है। खड़ी फसल के अंदर भी इस उर्वरक का उपयोग में लिया जा सकता है छिड़ककर। खड़ी फसल में छिड़ककर उपयोग किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है बच्चों वो खड़ी फसल के अंदर किया जा सकता है और खड़ी फसल में भी इसका उपयोग छिड़ककर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसकी पूर्ति लगभग 20.6% हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ गंधक की पूर्ति भी इस उर्वरक के माध्यम से होती है। इसलिए जो फलीदार पौधे होते हैं उन फलीदार पौधों के लिए ये नाइट्रोजन के साथ साथ गंधक की पूर्ति करने से एक लाभदायक उर्वरक की श्रेणी में होता है। सामान्यतः मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इससे नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ स
होती है, जिससे फलीदार पौधों के लिए यह सर्वोत्तम उर्वरक है। फलीदार जो पौधे होते हैं बच्चों, उन फलीदार पौधों के लिए, फली वाले फसलों के लिए ये सर्वोत्तम श्रेणी का उर्वरक होता है। इसके अलावा प्याज, लहसुन और सरसों के लिए भी एक उत्तम श्रेणी का उर्वरक है, क्योंकि उन्हें भी गंधक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों, जल में ये शीघ्रता से घुलनशील होता है और शीघ्र सक्रिय हो जाने के कारण ही पौधों को नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो शीघ्रता से हो जाती है। पौधों जल के अंदर शीघ्र घुलनशील होने के कारण, जल में शीघ्र घुलनशील होने के कारण पौधों को शीघ्र नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। पौधों को शीघ्रता से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है उर्वरक, ये शीघ्रता से जल के अंदर घुलनशील होता है और ये शीघ्रता से पौधों को प्राप्त हो जाता है। ये बच्चों अपन ने अमोनियम सल्फेट उर्वरक के बारे में देखा है, उसके संगठन, उसके गुण, मृदा अभिक्रिया और उसका फसलों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन किसी और नए उर्वरक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।